दोस्तों, मोदी सरकार के 2 दिन में दूसरी बार झुकने पर मजबूर होना पड़ा है उनको। और ये जो 2 दिन की जो पलटी है, जो मोदी सरकार 2 दिन लगातार पलट गई, आखिर क्यों पलटी है, इस पे चर्चा करना जरूरी है। कल आपने देखा कि नाना करते हुए भी एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई। एसआईआर का नाम न लेकर जो नाम ली इलेक्शन रिफॉर्म का, उसमें वो और भी फंस गई। कल हम लोगों ने इसी जगह इसी वक्त हमने चर्चा की थी, क्योंकि विपक्ष को और टालने की स्थिति और टालने के हालात नहीं थे और उससे वो आगे निकल नहीं सकती थी मोदी सरकार। वहीं आज संचार साथी ऐप पर सरकार ने पूरा यू टर्न ले लिया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्री हैं, उनको भी कहना पड़ेगा कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी जो मैं समझा नहीं पाया। जी हां, कल से सिंधिया जी यही समझा रहे थे कि संचार साथी ऐप से कोई जासूसी नहीं होगी, लेकिन डिजिटल और दूरसंचार तकनीकी के कई विद्वानों ने ऐप प्री इंस्टॉल करने के फैसले पर सवाल उठाए थे। मोबाइल बनाने वाली दिग्गज कंपनियों ने भी ऐतराज दर्ज किया था और खासकर एप्पल जैसी कंपनियां ने तो बिल्कुल ही। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस पर तीखा हमला बोला। आज तो पवन खेड़ा ने ऐसी तैसी प्राइवेसी इसी नाम से इसी नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, चलिए उनसे ही इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सुनिए जरा पवन खेड़ा संचार साथी ऐप पर क्या कह रहे हैं। समझिए, आप इनके मकसद समझिए और इनका जो रिकॉर्ड है, मैं 2-3 चीजें तो बता ही चुका हूं आपको, लेकिन मैं सिलसिलेवार आपको इनका रिकॉर्ड बताना चाहता हूं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में निजता को मौलिक अधिकार मानने के विरोध में भाजपा की सरकार खड़ी हुई थी, याद कीजिए। इन्हें लगता है हम सब भूल जाएंगे। 2018 में 10 एजेंसियों को बिना न्यायिक निगरानी के कंप्यूटर से जानकारी इंटरसेप्ट करने का अधिकार दे दिया। 10 एजेंसीज विदाउट एनी जुडिशियल ओवरसाइट। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल यही सरकार प्रमोट कर रही थी, पुश कर रही थी। सोशल मीडिया हब का जो प्रस्ताव था, डिजिटल बातचीत पर निगरानी, यही सरकार पुश कर रही थी। आधार डेटा लीक का मैं आपको बता चुका हूं। और 2019 तो ऐतिहासिक साल था जब पेगासस लाया गया, जिसमें न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, हमारे राहुल गांधी, हमारे कई नेता, केंद्रीय मंत्रियों तक की, अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी की गई थी। 2020 में नमो ऐप का हुआ, जिसमें विसल ब्लोअर्स और पत्रकारों के निजी डेटा को लीक करने की और दुरुपयोग करने की आरोप लगे। आप कोई बचे हुए नहीं है, आप ये मत सोच लीजिएगा आप बच गए। आज हिरेन जोशी, कल हिरेन जोशी था, आज कोई और आ जाएगा, सुना है कोई और आ रहा है। तो ये सब जो इनके हथकंडे हैं, आरटीआई का मैं आपको बता चुका हूं। अभी इसी साल 2025 में आयकर अधिनियम में परिवर्तन किया, जिसमें ईमेल, क्लाउड अकाउंट, मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, यहां तक कि जो आईओटी के उपकरण हैं उनकी भी छानबीन करने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया गया। तो ये हमारी आपकी डिजिटल जो जीवन है उसको इन्होंने एक स्थायी निगरानी क्षेत्र बना दिया। यहां सिर्फ हमारी निगरानी करने का इनका एक षड्यंत्र चल रहा है। हमारे कुछ सवाल हैं। क्या यह सच नहीं है कि सरकारी नियंत्रण वाले ऐप कथित तौर पे नागरिकों के उपकरणों में फाइलें प्लांट करने के लिए प्रयोग किए गए, जैसा कि भीमा कोरेगांव में हुआ? इस सवाल का जवाब दे सरकार। ये तो प्रूव्ड है, सबके सामने है भीमा कोरेगांव में इन्होंने क्या किया था। सरकार हर नागरिक के फोन में ये जबरन ऐप क्यों ठूंस रही है? क्या सुरक्षा कम घुसपैठ वाले तरीकों से नहीं सुनिश्चित की जा सकती? क्या इतनी टेक्नोलॉजी आपके तथाकथित डिजिटल इंडिया में आपके पास नहीं है? इजराइल तो आपका दोस्त है, और भी ऐसे शरीफ देश भी आपके दोस्त होंगे जहां से आपको इस तरह की हार्मलेस टेक्नोलॉजी आप ला सकें, जिसमें ज्यादा इंट्रूड नहीं करें, ज्यादा घुसपैठ हमारी जिंदगी में नहीं करें। क्या भाजपा सरकार ने इस घातक आदेश पर कोई सार्वजनिक परामर्श किया? मैंने तो नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो कोई डिबेट हुई, कोई कंसल्टेशंस हुई, कोई चर्चा हुई? नहीं। एक दिन सुबह उठे और कर दिया। डर है। जेन जी के नाम पे इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थर थर कांपते हैं जेन जी के नाम पे। ये तभी नौजवानों के मोबाइल्स में घुसना चाहते हैं
और भी कई कारण होंगे, इनकी नीयत तो ये जाने, आप समझते हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं। 80 करोड़ डिजिटल नागरिकों की सहमति के बिना उनके मोबाइल में घुसने का यह अधिकार आपको किसने दिया? क्या इज दिस डेमोक्रेसी? क्या है ये डेमोक्रेसी लगती है आपको? और मैं अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने पिता माता, अपने पति, जिनसे भी हम बात क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को क्या उत्सुकता है? क्यों है आपको उत्सुकता? क्या इसलिए आप सरकार में बैठे हैं 11 साल से? नागरिकों के आपस में क्या बात चल रही है ये जानने के लिए बैठे हैं। और मिनिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार क्या बेडरूम में घुसकर मिलती है? लोगों के बेडरूम में घुस के कहते हैं साहब न्यूनतम सरकार है, ये मिनिमम गवर्नेंस है। माफ कीजिएगा, ये मिनिमम गवर्नेंस नहीं, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। अब हम स्पष्ट तौर पे पूरे देश की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, भारत भर की तरफ से इस पाखंड को, इस षड्यंत्र को हम खारिज करते हैं। इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे, हर स्तर पर करेंगे। देश में इस तरह की जासूसी सरकार द्वारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के हर नागरिक की निजता की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आप तो सुन रहे थे आप, यहां साफ साफ सीधा विरोध करते हुए, और ऐसे तीखे विरोध के बाद सरकार को यू टर्न लेना पड़ा, यानी पलटना पड़ा। कल एक बार पलटी सरकार एसआईआर पे, आज संचार साथी ऐप पे। हालांकि कांग्रेस ने इस पलटने पर फिर वार करते हुए लिखा है, क्या कुछ लिखा है देखिए, कि मोदी सरकार जासूसी की नीयत से संचार साथी ऐप को हर फोन में प्री इंस्टॉल करने का जन विरोधी आदेश लाई थी। कांग्रेस और जनता के भारी विरोध के बाद मोदी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया। जब भी मोदी सरकार जनता के अधिकारों को रौंदने की कोशिश करेगी, कांग्रेस इसी तरह जनता का विरोध करेगी। जय हिंद। तो कांग्रेस जन अधिकारों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी, यह ऐलान एक बार फिर हो गया है। वैसे आज सुबह से ही मोदी सरकार पर कांग्रेस हमलावर रही है। सुबह द हिंदू अखबार में सोनिया गांधी का लेख छपा, जिसमें उन्होंने अरावली पहाड़ियों में खनन के आदेश को डेथ वारंट जारी करने जैसा बताया है। सोनिया गांधी ने यहां लिखा है कि, हालांकि आलेख, वो आर्टिकल बड़ा है, लेकिन उसकी 2 लाइन आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सोनिया गांधी ने वहां लिखा है कि गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली अरावली पर्वतमाला ने लंबे समय से भारतीय भूगोल और इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी सरकार ने अवैध खनन से पहले ही बर्बाद हो चुकी इन पहाड़ियों के लिए अब लगभग डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये कह रही हैं सोनिया गांधी अपने आलेख में। ये आलेख है, हिंदी में आलेख, अंग्रेजी में भी आलेख द हिंदू ने छापा है। अब सरकार भले कुछ लोगों के फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, लेकिन कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी है और ऐसे लेख दुनिया भर में पहुंचते हैं, जिससे मोदी सरकार की किरकिरी होती है। इधर आज राहुल गांधी ने भी अतारांकित सवाल पूछा संसद में, और इस बारे में राहुल गांधी ने उसके बाद जो उनको जवाब मिला है, इसके बारे में उन्होंने पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने यह पोस्ट है उस जवाब को लेते हुए, लेकिन इसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। तो जासूसी, डेथ वारंट, विश्वासघात, अब ऐसे ही शब्द मोदी सरकार के साथ जुड़ रहे हैं। सरकार भले यह दावा करे कि वो जीत रही है और इससे विपक्ष को कमजोर करेगी, लेकिन असल में मोदी सरकार ही भीतर से खोखली होती जा रही है। बल्कि आज तो दिल्ली नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी के 12 सीटों के लिए उपचुनाव हुए और उन 12 में से 7 वार्ड ही बीजेपी जीती। 7 वार्ड ही बीजेपी जीती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार इन 12 में से 9 सीटें थी बीजेपी के पास।
जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे उन 2 सीटों पर हार मिली है जो पहले उसके पास थी। नारायणा दिल्ली में ही आता है। नारायणा में आम आदमी पार्टी और संगम बिहार में कांग्रेस ने बीजेपी से सीटें छीन ली। यह एक एक सीट भी विपक्ष के खाते में जाना बता रहा है कि दिल्ली की जीत आगे बरकरार रखना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। यह बातें इसलिए कह रहा हूं कि जब ईमानदारी से चुनाव हो तो यहां तक बात आती है। लेकिन खास बात यह है, जरा इस चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव चोरी, वोट चोरी के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। यानी आप अगर वोट चोरी के जो आम आदमी पार्टी यहां पर इल्जाम लगा रही है और वो अगर सही है, तब भी चोरी करके भी आप पिछली बार के रिकॉर्ड को बरकरार नहीं रख पाए, 9 सीटें नहीं ला पाए। खैर, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देश के रक्षा मंत्री कुछ कदम और आगे चले गए। उन्होंने तो सीधा, अब उनके अंदर पता नहीं पिछले दिनों क्या सवार हो गया, कौन सा भूत सवार हो गया है, वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब कि वो अपने बयानों में घिरते हैं। 5-7 दिन तक ट्रोल होते हैं, फिर कुछ नया लेके चले आते हैं, फिर ट्रोल होते हैं, फिर कुछ नया लेके चले आते हैं। पता नहीं वो अपने आज की तारीख में, इतना लंबा करियर उनका है, आज की तारीख में वो और क्या कुछ पाना चाहते हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री के बाद तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का पद बचता है। क्या मोदी को रिप्लेस करना चाहते हैं वो? और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने सीधे पंगा ले लिया देश के इतिहास से। और इतिहास की बात करें तो देश के पहले प्रधानमंत्री से, जवाहरलाल नेहरू से। क्या कुछ कहा है पहले यह बताता हूं आपको। दरअसल मामला जो है यह बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे और सुना देता हूं आपको राजनाथ सिंह की कहानी, उनकी जुबानी। राजनाथ सिंह ने सीधे हमला बोल दिया नेहरू जी पे और यह कहना है कि बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए सरकारी खजाने को खोलना चाहते थे, सरकारी खजाने के पैसे का दुरुपयोग करना चाहते थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रधानमंत्री। वो तो भला हो इनके सो कॉल्ड आज के पटेल साहब के, पटेल साहब जो गृह मंत्री थे उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल साहब का भला हो कि उन्होंने रोक दिया। चलिए, जुबानी जो भी है, जो भी बात कहना है वो कहते हैं, इस पे हम चर्चा जरूर करेंगे। कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले राजनाथ, अब सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए माननीय राजनाथ सिंह साहब से कि क्या सरकार का खजाना किसी और जगह से भरा जाता है? क्या सरकार खुद कमाती है या उसके खजाने में देश के टैक्स पेयर का पैसा नहीं आता क्या? चाहे जनता डायरेक्ट अपनी पूंजी दे या टैक्स पेयर दे, जेब तो जनता की ही खाली हो रही है। लेकिन यहां बाबरी मस्जिद की बात आती है तो नेहरू पर सीधे आरोप, अयोध्या की बात आती है तो देश की जनता की बात कि देश की जनता ने पैसा दिया। बता दीजिए जरा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से कितने पैसे दिए, आपने कितने पैसे दिए, यह भी बता दीजिए। यह बात यहां बताने की जरूरत नहीं है। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या, इस दुनिया में नहीं, यानी न सरदार पटेल हैं न ही नेहरू जी हैं, और कम से कम झूठ बोलकर उनके ये पाप तो मत कीजिए। लेकिन क्या दबाव है राजनाथ सिंह पे? कई लोग बोलते हैं कि बेचारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पर्सनली कहूंगा कि अच्छे और बुरे की बात नहीं है। जिस नाव पे वो सवार हैं, वो नाव कैसी है वो आप सब जानते हैं, तो वो आपको चूज करना है। अगर एक ही नाव हो और 10 लोग सवार हो, 10 अलग अलग विचारधारा के लोग सवार हो, तो बात कुछ और होती है। लेकिन जब अलग अलग नाव है, अलग अलग बातों, अलग अलग विचारों की नाव है, तो ये तो आपको तय करना है। फिर उसके बाद बेचारे क्यों, बेचारगी कैसी? राजनाथ सिंह जी तो सोच समझ के बातें कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, यह सवाल भी उठता है। तो पलटी से लेकर राजनाथ सिंह, और क्या दबाव है बीजेपी के ऊपर, क्या दबाव है राजनाथ सिंह के ऊपर, क्या दबाव है नरेंद्र मोदी के ऊपर, यह सब तो दबाव, प्रेशर यही तो दिखाई दे रहा है। तो कैसे हर तरफ से घिरकर कमजोर दिख रही है बीजेपी। वैसे कमजोर तो अब रुपया भी हो चुका है दोस्तों, जिसने रुपए ने आज 90 का आंकड़ा, 90 रुपए $1 का 90 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। मोदी कब तक अपने आप को इन नाकामियों से बचा पाएंगे? मोदी तो कहते थे कि रुपए जो है वो आधे कर देंगे हम, 40 रुपए, याद है ना? वो कुछ बाबा लोग मोदी जी का साथ दे रहे थे, वो तो बिल्कुल कहते थे। पेट्रोल की कीमत कहां आ जाएगी और कैसे? अब तो इस दुनिया में नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कैसे नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मजाक उड़ा रहे थे उस सदन में, ये आप सबने देखा है। क्या ये सवाल आज का मीडिया पूछेगा? शायद नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, हम पूछेंगे। चलिए चर्चा